हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, आज हम जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास में चर्चा करेंगे अध्याय 11 की यानी कि 11 जो हमारा चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे ओजोन परत की। ये जो ओजोन परत है काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जैसे कि यूपीपीसीएस आरओ बीईओ एसएससी बीपीएससी आरएएस यूकेपीएससी या फिर यूपीपीएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जो है जनरल स्टडीज अपना महत्व रखती है, उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, किस तरह के बनते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसमें हम क्या चर्चा करेंगे। एक तो ओजोन परत का महत्व जानेंगे, साथ ही ओजोन छिद्र के बारे में चर्चा करेंगे, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में जानेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में जानेंगे, किगाली जो संशोधन है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही ओजोन क्षरण के जो कारण हैं, प्रभाव और उपाय, इन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने ये नहीं देखी है तो एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है ओजोन। ओजोन क्या है कि ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन का एक विशेष अणु है जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ये हल्की नीली गैस है जिसकी गंध तीव्र होती है और ये वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। साथ ही ये पाई कहाँ जाती है ये समझ लेना है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 15 से 35 किलोमीटर। तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही कहाँ पाई जाती है ये तो आप जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, तो इस पे भी आप नजर बनाकर रखिए। इसके बाद अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में ओजोन की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए इसे ओजोन परत भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब एक बार समझ लेते हैं कि समताप मंडल कहाँ पर है और किस तरह से इसकी स्थिति होती है। देखिए, ओजोन पर जो हमारा लेयर है यानी कि पृथ्वी से जो ऊंचाई पर हम जब जाते हैं तो उसको हमने कई लेयर में बांटा है, जिसमें हम सबसे नीचे रखते हैं जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल, जो कि 0 से 15 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद आता है समताप मंडल जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। और इसके बाद आता है मीसोस्फीयर, इसके बाद आता है आयन मंडल। तो इस तरह से जो है इसको बांटा गया है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसको हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, कहाँ पर चर्चा करेंगे? ज्योग्राफी में डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से हम इसको समझेंगे। आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों के लिए है, क्षोभ मंडल जो है मौसमी घटनाओं के लिए, इनको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ओजोन परत का महत्व। आखिर ओजोन परत क्या महत्व रखती है हमारे लिए? तो नंबर एक, ये जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट और यूवीबी और यूवीसी जो किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। सीधी सी बात आप ये समझिए कि जो सूर्य से प्रकाश आता है तो उसको रोकने का ये कार्य करती है। डायरेक्ट जो प्रकाश आता है उनको रोक कर या उनको छान कर ये पृथ्वी पर जाने देती है। उसके बाद जो है ये पृथ्वी को गर्म करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये डायरेक्ट ही अगर आ जाए, इनको ना छाना जाए, फिल्टर ना किया जाए, तब क्या होगा? तब मानव के स्वास्थ्य पर या फिर जो पृथ्वी है उसके जो संरचना है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर दो, ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे और सूक्ष्म जीव जो है सुरक्षित रहते हैं। यह मानव में होने वाले त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आदि से बचाती है। तो ये जो है जितने भी पॉइंट है ये सारे महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। कृषि, फसलों, वनस्पतियों और जलीय जीवों की सुरक्षा में भी ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये पृथ्वी के तापमान संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। ओजोन परत सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो ये जो है सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं। सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे देख लेते हैं ओजोन परत एवं यूवी विकिरण क्या है। तो पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण क्या होता है? तो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को 3 भागों में बांटकर हम देखते हैं। नंबर एक यूवीए, जिसको 315 से 400 एनएम यानी कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। इनसे जो है त्वचा का समय पूर्व बुढ़ापा एवं कुछ हद तक त्वचा कैंसर हो सकता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। साथ ही अगर हम देखें यूवीवी, तो 280 से 315 एनएम तरंगदैर्घ्य ये जो है मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। इनसे सनबर्न, त्वचा कैंसर, आंखों की हानि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी देखने को मिलती है।
साथ ही यूवीसी जो है 100 से 280 nm यानी कि लघु तरंग दैर्घ्य वाली किरणें होती हैं, अत्यधिक हानिकारक होती हैं, परंतु ओजोन परत इन्हें पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है, इसलिए ये पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आप जो है इन तीनों को इस प्रकार जो है चार्ट में देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ओजोन परत का महत्व। ओजोन परत सूर्य के हानिकारक यूवीबी और यूवीसी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। मानव, पशु, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों को यूवी विकिरण के दुष्प्रभाव से बचाती हैं। ओजोन परत न होने पर त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, फसलों की हानि, जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव जैसी समस्याएं बढ़ जाएंगी। साथ ही जो है ये पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन एवं जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए अब देखते हैं ओजोन क्षरण एवं ओजोन छिद्र क्या है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो ओजोन क्षरण क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। मानव गतिविधियों के कारण ओजोन परत में ओजोन की मात्रा में कमी होने की प्रक्रिया को ओजोन क्षरण कहते हैं, यानी कि ओजोन डेप्लेशन कहते हैं, जिसके पराबैंगनी यानी कि यूवीबी किरणों का पृथ्वी की सतह तक अधिक पहुंचना संभव हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। साथ ही ओजोन छिद्र क्या है, इसको देख लेते हैं। जब ओजोन परत में ओजोन की मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाती है, विशेषकर किसी विशेष क्षेत्र में, तब वहां ओजोन छिद्र बन जाता है। ये छिद्र स्थायी नहीं होता है, लेकिन वसंत ऋतु में इसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ओजोन क्षेत्र जो है अभी तक कहाँ पाया गया है, एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। मुख्यतः जो है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर देखने को मिला है, और दूसरा छोटे स्तर पर आर्कटिक उत्तर ध्रुव में भी इसको देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, ये मुख्यतः अगस्त से अक्टूबर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु के दौरान सबसे अधिक होता है, और इस दौरान तापमान बहुत कम यानी कि -78 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड बनते हैं और ओजोन क्षरण में सहायक होते हैं। ओजोन छिद्र का आकार हर वर्ष अलग अलग होता है। 1980 के दशक में इसका पता चला था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं ओजोन छिद्र कैसे बनता है, इसको समझ लीजिए। वायुमंडल में छोड़े गए क्लोरीन एवं ब्रोमीन युक्त पदार्थ जैसे कि सीएफसी, हैलोन आदि जो है स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचते हैं और ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में ये पदार्थ टूटकर क्लोरीन ब्रोमीन परमाणु मुक्त करते हैं, और ये मुक्त क्लोरीन ब्रोमीन परमाणु ओजोन यानी कि O3 अणुओं के साथ प्रतिक्रिया कर उन्हें ऑक्सीजन यानी कि O2 में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया से ओजोन की मात्रा घट जाती है और ओजोन परत जो है पतली होकर छिद्र के रूप में दिखाई देती है। ओजोन छिद्र के प्रमुख क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिया है, अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव। चलिए अब देखते हैं सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एवं अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न सीधे यहाँ से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो ये पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए। ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर क्लोरीन या ब्रोमीन जैसे तत्वों को मुक्त करते हैं, जिससे ओजोन का नाश होता है, उन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ओजोन क्षयकारी जो मुख्य पदार्थ हैं उनको एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि CFC11, CFC12 जो है आदि जो है ओजोन को क्षति पहुंचाते हैं। इसी तरह से हेलोन्स जो है हेलोन 12-11, ऐसे ही हेलोन 13-01 जो है। और इसके बाद देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरोफॉर्म, साथ ही हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन जो है कुछ विशेष जो है इनके उपयोग होते हैं, उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे जो तत्व हैं ये ओजोन को क्षरण करते हैं, ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब देख लेते हैं एक प्रश्न और बनता है कि जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है इन सभी का यूज कहाँ पर होता है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और प्रीलिम्स तो जो है यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनका यूज कहाँ पर होता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, और इसी तरह से एरोसॉल स्प्रे में और फोम आदि निर्माण में इनका यूज होता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसी तरह से अगर हम देखें हेलोन्स का, तो ये अग्निशमन यंत्र यानी कि जो आप देख सकते हैं, और विमानन एवं रक्षा उपकरणों में इनका उपयोग होता है हेलोन्स का। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है? औद्योगिक विलायक में, धातु सफाई, ड्राई क्लीनिंग आदि में, रसायन उद्योग और कच्चा माल में इनका उपयोग होता है। साथ ही मिथाइल क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है भूतपूर्व में एंथेस्टिक संवेदनहारी, जो पहले संवेदनहारी यानी कि नशे के लिए जो दवाई दी जाती थी,
उसमें यूज होता था, साथ ही रसायन उद्योग में इसका विलायक के रूप में उपयोग होता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग है CFC के विकल्प के रूप में रेफ्रिजरेटर में। साथ ही फोम उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का। हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग विशेष औद्योगिक एवं शोध कार्यों में सीमित रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये जो है सोर्स हैं कहाँ इनका उपयोग होता है, इनको आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं ओजोन क्षरण की प्रक्रिया। तो किस प्रक्रिया या कैसी प्रक्रिया है उससे जो है ओजोन क्षरण होता है। तो ओजोन क्षरण की जो रासायनिक प्रक्रिया है उसको देखते हैं। CFC जैसे यौगिक समताप मंडल तक पहुंचते हैं, यूवी विकिरण की ऊर्जा से CFC अणु टूटकर क्लोरीन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन जो है मुक्त करते हैं, उसके बाद मुक्त क्लोरीन O3 के साथ अभिक्रिया कर उसे ऑक्सीजन में बदल देती है। O3 के साथ अभिक्रिया कर उसको ऑक्सीजन में बदलती है और क्लोरीन पुनः मुक्त होता है और हजारों अणुओं में नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। तो इस तरह से जो है इसकी प्रक्रिया है। साथ ही देखिए ओजोन क्षरण के प्रभाव जो मानव के स्वास्थ्य पर हैं उनको देख लेते हैं। सीधे प्रश्न यहाँ से ही बनता है। UVB विकिरण में वृद्धि से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ता है, मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ती जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, त्वचा की समय से पहले ही बूढ़ा होना आदि दिखाई देता है। साथ ही सनबर्न, झुर्रियां, त्वचा का काला पड़ना आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। ओजोन क्षरण के प्रभाव वनस्पति पर देखते हैं किस तरह से पड़ता है। तो ये पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है उससे प्रभावित करता है। फसल उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। समुद्री फाइटोप्लैंक्टन की संख्या घटती है जिससे जलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। वनों की वृद्धि रुकती है और जैव विविधता को नुकसान होता है। संवेदनशील प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन क्षरण के प्रभाव अन्य भौतिक सामग्री पर देखें, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, पॉलीमर आदि जल्दी खराब होने लगते हैं। रंग बिरंगी वस्तुओं का रंग फीका पड़ जाता है। कुछ रसायन तेजी से टूट जाते हैं जिससे उनकी उपयोगिता कम होती है और भवनों की पेंट और कोटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप जो है इनको देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी महत्वपूर्ण है और ये जो किस लिए महत्वपूर्ण है अभी मैं बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं आखिर ये है क्या। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ये जो है कब अपनाया गया था, ये जो है 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था और कनाडा में। ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया। तो 16 सितंबर 1987 को कहाँ पर, कनाडा में। और अगर हम बात करें तो ये जो है लागू कब से हुआ, 1 जनवरी 1989 से। तो आपको एक डेट याद रखनी है, 16 सितंबर 1987, ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। स्वीकृति वर्ष, तो यहाँ पर शॉर्ट में देखते हैं, जैसे कि 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में लागू, 1 जनवरी 1989 को। उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना चरणबद्ध तरीके से। जो प्रबंध सचिवालय है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो हस्ताक्षरकर्ता देश कौन है, प्रारंभ में 24 देश और अब जो है 197 से अधिक देश इसके हस्ताक्षर करता है। ये प्रोटोकॉल समय समय पर संशोधित होता रहा है। लंदन संशोधन, कोपेनहेगन संशोधन 1992, वियना संशोधन 1995, मॉन्ट्रियल 1997, बीजिंग 1999। सफलता के उदाहरण की बात करें तो ओजोन क्षरण में कमी और ओजोन परत की क्रमिक जो है पुनः प्राप्ति देखने को मिली है, इसलिए इसमें काफी सफलता देखी गई है। ODS के चरणबद्ध उन्मूलन की समय सीमा, CFC की जो है क्या समय सीमा रखी गई थी, 1 जनवरी 1996 तक उत्पादन बंद करना है और 1 जनवरी 2010 तक के लिए चरणबद्ध तरीके से समाप्ति किसके लिए, विकासशील देशों के लिए रखी गई, जबकि विकसित देशों के लिए 1996 रखी गई। और बहुत हद तक ये जो है समाप्त भी हुआ है। हेलोस का जो है विकसित देशों के लिए 1 जनवरी 1994 तक जो है समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था और साथ ही विकसित देशों के लिए 1 जनवरी 2010 तक लगभग समाप्त हो चुका है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है 1 जनवरी 2000 से और 1 जनवरी 2010 तक विकासशील देशों के लिए और ये समाप्त हो चुका है। मिथिल क्लोरोफॉर्म जो है, मेथिल क्लोरोफॉर्म 1 जनवरी 1996 को और जो विकसित देशों के लिए साथ ही विकासशील देशों के लिए 1 जनवरी 2015 और ये समाप्त कर चुके हैं। HFC जो है 1 जनवरी 2020 और इसी तरह से विकासशील देशों के लिए 1 जनवरी 2030 तक के लिए चरणबद्ध तरीके से कमी देखी गई है।
मेथिल ब्रोमाइड जो है इसकी अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2005 तक विकसित देशों के लिए और 1 जनवरी 2015 तक विकासशील देशों के लिए काफी कमी इसमें भी की गई है। सफलता के प्रमाण की बात करें तो वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ओजोन क्षरण की दर में भारी कमी आई है। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन क्षेत्र का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता चला गया है। ओजोन परत 2050 के आसपास 1980 के स्तर पर वापस पहुंचने की संभावना है। ये प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सबसे सफल पर्यावरणीय संधियों में से एक माना गया है। अब मैं आपको बताता हूँ 16 सितंबर आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न बार-बार पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। आप इसको याद रखिए। कभी-कभी ये मिलान के लिए भी आता है और कभी-कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ये प्रश्न अगर मैं कहूँ इन जितने भी मैंने आपको बताए हैं उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। किगाली अमेंडमेंट, किगाली संशोधन जो है ओजोन संरक्षण के बारे में है, इसको देख लेते हैं। किगाली संशोधन 2016 में रवांडा के किगाली शहर में आयोजित COP22 यूएनएफसीसी के दौरान अपनाया गया था। कहीं कई बार पूछ लिया जाता है कि किगाली संशोधन अधिनियम जो है, किगाली संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है ओजोन से संबंधित है। ये आपको याद रखना है और ये जो है 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। उद्देश्य क्या है? HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध कमी करना, जो ओजोन परत को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता परंतु शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस भी होता है। किगाली संशोधन के प्रमुख बिंदु हैं, उनको देख लीजिए। HFC के उत्पादन और उपभोग में वैश्विक स्तर पर क्रमिक एवं नियंत्रित कटौती करना। ये संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किया गया और इसका कानूनी ढांचा पहले मौजूद है। ये न केवल ओजोन परत की रक्षा करेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव को भी ये कम करता है। HFOS जो है प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर, अमोनिया, CO2 कार्बन और हाइड्रोकार्बन की मात्रा को बढ़ावा देता है। वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए मल्टीलेटरल फंड की सहायता जो है इसमें की गई है। HFCs की चरणबद्ध कमी की जो समय सीमा है उसको आप जो है एक बार देख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। साथ ही ओज़ोन संरक्षण के प्रमुख उपाय, तो ODS यानी कि ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध एवं नियंत्रण, CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसोल आदि का प्रयोग, प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय अनुकूल विकल्पों का उपयोग बढ़ाना, जन जागरूकता अभियान, कानूनों के प्रभावी अनुपालन एवं मॉनिटरिंग, साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रिसाइकलिंग एवं सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन से ODS रिसाव को रोकना। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न जो है मैं यहाँ पर आपको इस तरह से बना कर देता हूँ कि आपके जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें आने की संभावना भी है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको जांचने का यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न इसमें हमारा क्या है कि ओजोन परत का अधिकतम संकंद्रण किस स्तर पर पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है अधिकतम किस स्तर पर पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, तो ये कितने से कितने किलोमीटर तक पाई जाती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब देखते हैं ओजोन परत की खोज किसने की है। तो इसकी खोज की है सिडनी चैपमैन ने। किसने की है? सिडनी चैपमैन ने। तो ऑप्शन ए सही है। ओजोन परत की क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख रसायन कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? CFC, हेलोन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हैं ये प्रमुख हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ये कब किए गए थे? 16 सितंबर 1987 को। काफी महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य वर्ष कौन सा है। तो ये है 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। जो फाइनल जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था वहीं पर आप देख सकते हैं। ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है सूर्य की हानिकारक यानी कि यूवी किरणों से सुरक्षा करती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होता है। ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल मुख्यतः किस क्षेत्र के ऊपर पाया जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर मुख्यतः पाया जाता है। किगाली संशोधन किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये किस वर्ष अपनाया गया? 2016 में। साथ ही अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिए, ये ग्रीन हाउस गैस है
और ये जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए महत्व रखती है। तो CO2 को आप इस तरह से याद रखिए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रश्न आ गया है और सेम ऐसे ही प्रश्न आपको मिलता है परीक्षाओं में 16 सितंबर को। तो इस तरह से जो है हमने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मैंने तो लगभग अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ओज़ोन से संबंधित, वो आपकी डिस्कस कर दी हैं। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।